हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जेएस राजपूत आप लोग का अफेयर्स पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूं। कल थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइन वगैरह नहीं था, जिस वजह से कल मैं आप लोग को वीडियो अपना प्रोवाइड नहीं करा पाया, जिसके लिए बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हम लोग 25 और 26 दो दिनों की करंट अफेयर्स को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से आज 300 प्लस में हमारा सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास मिलियन है, मेरे पास 300 ही है, मेरे लिए 3 मिलियन के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा और इम्प्रूव कराइए और कीजिए। तो आज चलिए हम लोग बात करेंगे आज 25 प्लस 26 2 दिन के करेंट अफेयर्स की। तो यहाँ और आज फिर मैंने लिख रखा है एक स्लोगन जो कि हमने इंटरनेट से लिया है और बहुत ही अच्छी बात है। आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी दुनियाई काम कर रहे हैं तो उसी पे आधारित है। चलिए हम लोग बात करते हैं फिर आज के कोटेशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि घमंड शराब जैसा होता है साहब। ठीक है, घमंड शराब जैसा होता है, वाइन के जैसा होता है घमंड। तो कैसे? तो खुद को छोड़कर बाकी सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। यानी कि घमंड करने वाले आदमी को नहीं पता चलता है कि हम घमंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो इतना चढ़ जाता है कि बाकी सबको पता चल जाता है कि ये फुल घमंड में है, फुल नशे में है। ठीक है, घमंड करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बट कुछ लिमिट में करना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? ये नहीं कि हमेशा घमंड से ही फूल रहे हैं, तो वैसी भी नहीं होनी चाहिए। आपके पास जानकारी है, अच्छी बात है, मेरे पास जानकारी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आपके पास जानकारी है, इसका घमंड इतना ना हो जाए कि दूसरे को आप नीचे दिखाने लगे। ठीक है, तो ये कभी भी अपने आदमी में, दुनिया के किसी भी आदमी में घमंड नहीं आना चाहिए। अगर आता भी है तो थोड़ा बहुत, अगर नॉर्मल है, उसके सच्चाई के साथ है, तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से वो मान्य है। लेकिन घमंड तो आना ही नहीं चाहिए, आदमी में घमंड नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग ज़्यादा लेक्चर न देते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो याद रखिएगा कि घमंड तो शराब जैसा होता है साहब, खुद को छोड़कर बाकी सबको पता चल जाता है कि इसको चढ़ गई है। शराब पीने वाले को नहीं पता चलता है कि चढ़ गई है, बट बाकी सबको पता चल जाता है कि चढ़ गई है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अफेयर्स फॉर नौकरी बाय जेएस राजपूत। ठीक है, चलिए हम लोग उसको मिटाएंगे, अब उसके बाद हम लोग एक एक करके न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। प्रवासियों की मदद करने के लिए सोनू सूद ने ठीक है, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज तक का कोई ऐसा अभिनेता नहीं हुआ है आज तक भारत में, ठीक है, जो किसी एक खास तबके को स्पेशल हेल्प किया हो। ठीक है, बहुत लोग हैं जो अपने कम्युनिटी में ही हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सोनू सूद जो है साउथ के शायद हीरो है, तो इन्होंने क्या किया है कि प्रवासी भारतीयों के लिए, यानी कि जो भी माइग्रेंट लेबर्स थे उनके हेल्प के लिए बहुत सारी बसेस से बिहार, यूपी वगैरह बहुत सारे मजदूरों को भिजवाया। आप लोग सुने होइएगा, ठीक है, न्यूज में। तो इन्होंने क्या किया है कि अब उनके रोजगार के लिए भी क्या किया है, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च कर दिया है। प्रवासी रोजगार ऐप, जिसमें बहुत तरह की रोजगार से सेवाएं दी जाएंगी। ठीक है, वो टेक्नीशियन का हो, क्या राजगीर का हो, या प्लम्बर का हो, या क्या कहते हैं अकाउंटेंट का हो, या बहुत सारे उसमें टॉपिक दिए हुए हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ से आपके एग्जाम, और यह 7 शहरों में 24/7 इसका कॉल सेंटर भी खुला रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, 7 शहरों में 24/7 कॉल सेंटर और जॉब मुहैया कराना, ये बहुत ही टफ काम है। ठीक है, किसने किया है? सोनू सूद ने किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रवासियों को मदद करने के लिए सोनू सूद ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, या प्रवासी
प्रवासी रोजगार ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सोनू सूद का अपना पर्सनल ऐप है। इन्हीं की एक अभिनेता है, तो ये किसी अन्य कंपनी का ऐप अपने द्वारा अपने से वो लॉन्च किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए दूसरा हम लोग बात करेंगे कि कोविड-19 परीक्षण के लिए कोविड-19 परीक्षण के लिए डीआरडीओ ने लेह में क्या किया भाई? डीआरडीओ ने लेह में बिहार में सुविधा शुरू किया है, ठीक है। यह जो है वहाँ एक जगह है जहाँ डीआरडीओ का कुछ परीक्षण वगैरह होता है, ठीक है। वहाँ पे कोविड-19 का भी परीक्षण होगा, जांच होगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि बिहार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ठीक है। इसका ये जो बिहार है इसका फुल फॉर्म हुआ डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ठीक है। इसी में अब कोविड-19 का भी परीक्षण होगा, यानी कि लद्दाख में कोई भी अगर केस आता है तो डीआरडीओ द्वारा इस संस्था में परीक्षण कराया जाएगा, उसका चेकअप जांच जो होगा वो कराया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे 3 नंबर की। एनी रॉस का निधन हो गया। एनी रॉस का निधन हो गया। ये क्या थी? तो एक गायक थी बाबू, सॉरी, हाँ, ये गायक थी, जैज गायिका थी, ये जैज गायिका थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर की। चौथे नंबर भी है अमला शंकर का निधन हो गया। अमला शंकर का निधन हो गया। तो ये क्या थे? ये थे आपको कोरियोग्राफर और नृत्यांगना। ये कोरियोग्राफर और नृत्यांगना थे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ से बस सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है निधन से कि हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? कोरियोग्राफर। एक और कोरियोग्राफर अभी हाल ही में मरी है, सरोज खान, ठीक है, तो याद रखिएगा उनका भी नाम। एनी रॉस का निधन हो गया, वो क्या थी? तो वो जैज गायिका थी, ठीक है। ये फॉरेनर है। अब जैज गायिका क्या होती है ये हमको भी नहीं पता है। तो ये हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दिए हैं फिर भी अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह कब से तो क्यों मनाया जाता है? तो 23 जुलाई 1927 में भारत में पहली बार रेडियो की शुरुआत हुई थी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया की शुरुआत हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो की, ठीक है। यहाँ पे रेडियो की शुरुआत पहला प्रसारण कब हुआ था? 1927 में, जिसको 30 में भारत सरकार ने अपने अधीन लिया उस समय। और 8 जून 1936 को, और इसी को 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो किया गया, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोविड के मरीजों की पहचान के लिए। कोविड के मरीजों को
मरीजों की पहचान के लिए नागपुर एम्स ने स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया, ठीक है, लॉन्च किया। यानी कहने का मतलब कि महाराष्ट्र में या जहाँ भी, ठीक है, अगर कोई भी कोविड मरीज होता है उधर महाराष्ट्र साइड में, तो यहाँ के नागपुर एम्स ने क्या किया, उनको स्मार्ट रिस्ट बैंड, यानी कि उनकी कलाई में ये बैंड लगा दिया जाएगा घड़ी की तरह, जिससे कि क्या हो, आसानी से वो पहचान में आ सके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ याद रखिएगा कि स्मार्ट रिस्ट बैंड किसने लॉन्च किया है, तो नागपुर एम्स द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी भी कहते हैं, ठीक है, ऑरेंज सिटी भी कहते हैं इसको। चलिए, और नागपुर हमारे नितिन जयराम गडकरी जी का क्या है, संसदीय क्षेत्र है नागपुर। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, एझिमाला, नाम याद रखिएगा, एझिमाला में शुरू किया गया, ठीक है। इसका 3 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। तो याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि सोलर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है, तो एझिमाला में, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग जा समझ, एझिमाला में शुरू किया गया। अब नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और एडमिरल करमबीर सिंह इसके क्या है, चीफ हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के अध्यक्ष कौन बने हैं भाई, तो आलोक मिश्रा बने हैं, आलोक मिश्रा बने हैं। कौन सी का अध्यक्ष, तो MFIN, ठीक है, MFIN का अध्यक्ष कौन बने, आलोक मिश्रा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के अध्यक्ष कौन बने हैं, आलोक मिश्रा। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इसे 2 क्वेश्चन ही बनेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए, LIC ने पॉलिसी वितरित करने यानी कि बेचने के लिए, सिंपल सी बात कहिएगा, ठीक है, बेचने के लिए किसके साथ, यूनियन बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूनियन बैंक के साथ समझौता किया है किसने, LIC ने।
क्यों? तो इंश्योरेंस अपनी पॉलिसी यानी कि अपनी जो भी पॉलिसी उसकी या हेल्थ प्लस है या जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी LIC की आती है प्रोडक्ट, ठीक है, हम लोग यहाँ पूरे प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जितनी भी मनी कहने का मतलब जितने भी LIC द्वारा प्रोडक्ट आते हैं वो अब UBI के माध्यम से भी क्या होगा, सेल होगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, बराबर बैंक एग्जाम में पूछा जाता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ, कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ मिलकर अपना प्रोडक्ट बेचती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बैंक का इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। या कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके उसका इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने थ्रू बेचती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैंक इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में पड़ेगा और इसके अध्यक्ष कौन है आप लोग को याद होगा, अभी हाल ही में इनका नाम क्या कहते हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, राजकिरण राय जी हैं। कौन है? राजकिरण राय जी, ठीक है। चलिए, गुड पीपुल टू बैंक विथ, इसका क्या है, टैगलाइन है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा LIC की। LIC की स्थापना हुई थी 1956 में, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इसका क्या है, टैगलाइन है। और उसके बाद चलते हैं कि इसका मुंबई में क्या है, हेडक्वार्टर है, और MR कुमार इसके अध्यक्ष। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि LIC के अध्यक्ष कौन है, MR कुमार, क्योंकि अभी LIC ने क्या किया है, हाल ही में IDBI को अधिगृहित किया है, ठीक है, फरवरी मार्च में। तो IDBI को अधिगृहित करने का मतलब यानी कि मोर देन 50% स्टेक क्या किया है, LIC ने IDBI का परचेज कर लिया, ठीक है। LIC जो है आपको याद होना चाहिए कि ये पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। अब बात करेंगे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, क्या ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने समझौता किया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस बनेंगे कि ग्रामीण युवाओं को यानी कि रूरल यूथ को क्या करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेंड देने के लिए NSDC के साथ किसने समझौता किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने समझौता किया है, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में पड़ेगा, एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में पड़ेगा, ठीक है। और भारत में पहला पेमेंट बैंक शुरू होने वाला ही बैंक यही है, ठीक है, पहला पेमेंट बैंक यही है, पेमेंट बैंक यही, ठीक है, एयरटेल पेमेंट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं अनुव्रत विश्वास। एयरटेल के अध्यक्ष कौन है भाई, अनुव्रत विश्वास, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे NSDC के अध्यक्ष कौन है, मनीष कुमार जी हैं, ठीक है, तो आप लोग को याद होगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इंस्टा क्लिक सेविंग बैंक अकाउंट। इंस्टा क्लिक बैंक सेविंग अकाउंट, ठीक है। इंस्टा क्लिक बैंक सेविंग अकाउंट BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया है। तो इस बात को समझिएगा, ये क्वेश्चंस आपके बैंक के एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टा क्लिक बैंक सेविंग अकाउंट
ठीक है। BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया है। यानी कहने का मतलब कि आसानी से आप कहीं से भी बिना ब्रांच गए ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल सकेंगे और आसानी से खोल पाएंगे। ठीक है। इसके द्वारा इसके ऐप पे एक आपको कोड दिया जाएगा, उसके माध्यम से उसी दिन से इंस्टेंट आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो अकाउंट होगा वो किस तरह का अकाउंट होगा, तो आपका सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है। कौन सा अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, यानी कि आपकी बचत खाता होगी। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर आपको पड़ेगा बड़ौदा गुजरात में। और इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, कौन, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसका टैगलाइन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन है भाई, तो संजीव चड्ढा जी अध्यक्ष हैं इसके, संजीव चड्ढा जी इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कम से कम। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे सीसीआई ने क्या किया है, अडानी पोर्ट्स द्वारा KPCI, अडानी पोर्ट्स द्वारा KPCI के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है, के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान कर दी है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि किसने, तो आपको याद होगा कि ICCI जो है ये क्या है, एक संस्था है भारत में जो किसी भी कंपनी के अधिग्रहण या मर्जर की बात इसी के माध्यम से होता है। जब तक ये अप्रूवल नहीं देता है तब तक आपका क्या कहते हैं, कोई भी कंपनी का मर्जर नहीं हो सकता है, कोई भी कंपनी का क्या कहते अधिग्रहण नहीं हो सकता। तो किसने खरीदा भाई, अडानी पोर्ट्स ने खरीदा है KPCI को। ठीक है। तो अधिग्रहण का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपनी का स्टेक 50% से ज़्यादा अगर कोई अन्य कंपनी खरीद लेती है तो वह कंपनी उसको अधिग्रहित कर लेती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, LIAN अलायंस। ठीक है। अलायंस में शामिल होने वाला 27वां देश कौन बना भाई, निकारागुआ। क्या नाम है इसका, निकारागुआ इसका नाम है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 47वां देश कौन है, निकारागुआ इसमें शामिल हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में हुई थी फ्रांस की सहमति से। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपको ISA का हेडक्वार्टर है आपको गुरुग्राम हरियाणा में, भारत में। ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। फिर हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे इसी करंट अफेयर्स पे ही। ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और जो भी आपका क्या कहते हैं सुधार करने की ज़रूरत हो आपके ख्याल से, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में या पर्सनली फेसबुक के माध्यम से कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें और किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। जय हिंद।